Hello guys, today we are going to discuss about the problems related to the myocardium. मायोकार्डियम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर अपनी जो हार्ट की मायोकार्डियल लेयर है या जो मायोकार्डियल सेल्स या मायोकार्डियल टिश्यूज़ हैं उनमें कोई अल्ट्रेशन आना, उनकी फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, डिसफंक्शन हो रहा है, डिसेबिलिटी ऑफ फंक्शनिंग हो रही है, तो उस कंडीशंस के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो इन सबको किस नाम से जाना जाता है? कार्डियोमायोपैथीज। कार्डियो मीन्स हार्ट, मायो मीन्स मसल्स, पैथी मीन्स डिसेबिलिटी इन फंक्शन और इनेबिलिटी इन फंक्शन और प्रॉब्लम इन फंक्शन, अनेबल टू फंक्शन, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से कोई सेल, मसल या जो ऑर्गन या टिश्यूज वर्क नहीं कर पा रहे, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहे, तो उसको क्या बोला जाता है? पैथी या पैथोलॉजी, जिसको अपन नॉर्मली बात करते हैं कि ए ऑर्गन और ए टिश्यू और ए सेल इज़ डिजीज्ड, दैट कंडीशन इज़ नोन एज पैथिक या पैथी। तो आज अपन यहाँ बात करें कार्डियक मसल्स की पैथीज के बारे में या कार्डियक मसल्स की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो कार्डियोमायोपैथीज के बारे में नॉर्मली मैं बात करना चाहूँ तो इसके अंदर मोस्ट कॉमनली 4 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड मीन्स जैसे इसके नाम से पता चला, डायलेटेड मीन्स डायलेशन हो गया है किसी चीज़ का, ज़्यादा बढ़ गई है, जो अपना नॉर्मल साइज़ था उससे बड़ा हो गया। सेकेंड थिंग होती है हाइपरट्रोपिक। हाइपरट्रोपी का मतलब इसके नाम से ही जो लग रहा है, जैसे हाइपरट्रोपी मीन्स सेल्स की हाइपरट्रोपी होगी, सेल्स का साइज़ या नंबर बढ़ गया, साइज़ या नंबर बढ़ जाएगा तो जिस एरिया में जितनी सेल्स पहले रह रही थी वो एरिया उन सेल्स के लिए कम पड़ जाएगी। जैसे मान लो पहले ये एक हार्ट था, इसका लेफ्ट चैम्बर का साइज़ इतना था, अब इसकी वजह से लेफ्ट चैम्बर छोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ की सेल्स ओवर ग्रोथ कर लेंगी, साइज़ या नंबर में नंबर बढ़ा लेंगी, तो उसकी वजह से जो जितनी जगह पहले थी उतनी जगह नहीं रहेगी, तो उसको बोला जाता है हाइपरट्रोफिक। एंड थर्ड वन इज रेस्ट्रिक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव मीन्स रेस्ट्रिक्शंस मतलब कोई प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसके अंदर कार्डियक मसल्स जो है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पा रही हैं, उनका जो इलास्टिसिटी था या उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो पावर थी वो रेस्ट्रिक्ट हो गई। अब वो ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही है ना रिलैक्स कर पा रही, उसकी वजह से जो हार्ट की जो मेन फंक्शन है पंपिंग सिस्टम, क्योंकि हार्ट होता ही पंप करने के लिए, तो वो नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हो सकती हैं। लास्ट वन इज़ एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल की जो मायोकार्डियल लेयर है वो स्कार टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती है। स्कार मतलब वो परमानेंटली डैमेज हो चुकी है, वो एज ए डेड टिश्यूज़ बन चुकी है, तो अब डेड टिश्यूज़ में क्या अंदर कोई फंक्शनिंग नहीं होगी, वो फंक्शन नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा और उसकी वजह से हार्ट की जो एबिलिटी है पंप करने की वो डिस्टर्ब हो सकती है। अब ये क्यों हो सकती है, इसका कोई बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी रीजन भी हो सकते हैं। प्राइमरी रीजन्स की बात करें तो प्राइमरी रीजन्स के अंदर जैसे अपन ने थोड़े दिन पहले पता, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है, परफ्यूजन हो सकता है या मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है। और इसके अलावा सेकेंडरी कंडीशंस की बात करें तो सेकेंडरी कंडीशन जैसे यूरेमिया हो सकता है, ट्यूमर्स, लंग मेटास्टेसिस या जो ट्यूमर मेटास्टेसिस की वजह से हो सकता है, या अमाइलोडोसिस या सॉर्काइडोसिस, कोई भी ऐसी कंडीशन जो कहीं और कर रही थी लेकिन उसका इफेक्ट मायोकार्डियम पे हो रहा है, तो वो सेकेंडरी कॉजेज, तो प्राइमरी और सेकेंडरीली ये अफेक्ट कर सकती हैं। तो इसके अंदर अपन कायोमार्डियोपैथी के डिजीज़ या डेफिनेशन की बात करें तो कायोमार्डियोपैथी इज़ ए डिजीज़ ऑफ हार्ट मसल्स। जो हार्ट की मसल्स मायोकार्डियल लेयर है उसकी प्रॉब्लम है, दैट मेक्स इट हार्डर फॉर योर हार्ट टू पंप ब्लड। मतलब ऐसी कोई बीमारी हार्ट मसल्स की जो आपके हार्ट को प्रॉब्लम जनरेट कर रही है ब्लड पंप करने में टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बाकी की बॉडी को। कार्डियोमायोपैथी कैन लीड टू द हार्ट फेलियर। अगर ये कार्डियोमायोपैथी कंटिन्यूसली बनी रही तो मे बी इसकी वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो सिंपली वर्ड्स में बोलना चाहूँ, कार्डियोमायोपैथी इज ए कंडीशन इन विच द हार्ट मसल्स आर compromised, heart muscle are diseased, heart muscles are damaged. Because of that, yeah, due to that condition, the heart is unable to pump blood to the body and ultimately heart failure. Next
कार्डियोमायोपैथी इज़ ए प्रोग्रेसिव डिजीज़। ये ऐसा नहीं है कि अचानक से 2 दिन के अंदर हो गई या कल तो मैं ठीक था आज मेरी कार्डियोमायोपैथी। इट इज़ ए प्रोग्रेसिव डिजीज़। इसको होने के लिए लंबा टाइम चाहिए, साल 2 साल 5 साल लोगों में होने। शुरुआत में तो लोगों में कोई साइन सिम्टम्स ही नहीं आते जब उनमें कार्डियोमायोपैथी होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया अलग अलग टाइप की होती है तो अलग अलग फंक्शंस करती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, अल्ट्रेशन धीरे धीरे धीरे, जैसे हाइपरट्रोपी है तो हाइपरट्रोपी धीरे धीरे होगी। ऐसा नहीं है कि सडनली हाइपरट्रोपी हो जाती है या सडनली डायलेशन हो जाए, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है। इन मोस्ट केसेस द हार्ट मसल्स वीकन्स एंड अनेबल टू पंप द ब्लड रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब टाइप्स की बात जैसे मैंने बताई, फर्स्ट डायलेटेड, जिसके अंदर जो कार्डियक चैम्बर होता है उसका डायलेशन हो जाएगा। नॉर्मली ये होता है तो इसका डायलेशन हो जाएगा। डायलेशन होगा तो ये जो अंदर की साइड की जगह थी ये बढ़ जाएगी। अब इसको क्या होगा, अब पहले तो जिस एरिया को पंप करने में जितना वर्क करना पड़ रहा था हार्ट को उससे ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसके अंदर फिलिंग भी ज़्यादा होगी। फिलिंग ज़्यादा होगी तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, और कार्डियक आउटपुट कम होगा तो उसकी वजह से अल्टीमेटली बहुत सारे सिम्टम्स अराइज होंगे और कंपनसेशन होगा। हार्ट का वर्कलोड और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे जब हार्ट फंक्शन नहीं कर पाएगा तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद बात करें हाइपरट्रोपिक। जैसे हाइपरट्रोपी में मैंने बताया था कि हाइपरट्रोपी में क्या होता है, जो हार्ट मायोकार्डियल की सेल्स हैं उनका साइज़ बढ़ जाता है, ये छोटा हो जाता है। चैम्बर छोटा होगा तो फिलिंग कम होगी, फिलिंग कम होगी तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, कार्डियक फिलिंग कम होगी तो इधर की तरफ प्रेशर बढ़ेगा और साथ में कार्डियक आउटपुट की भी कम हो रहा है, तो इसकी वजह से इधर के हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, अल्टीमेटली ये फेल हो सकता है। और इधर भी प्रेशर पड़ेगा, इधर भी प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से भी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड बात करें रेस्ट्रिक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव जैसे ये हार्ट है, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा था, लेकिन अब ये इसकी जो ये लेयर है ये रेस्ट्रिक्टिव हो गया, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो या इलास्टिसिटी थी या मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की पावर थी वो कम हो गई है या डैमेज हो गई है या उतना नहीं हो पा रहा है, रेस्ट्रिक्शन आ गया, उसके अंदर स्टिफनेस आ गई है, या ऐसे बात करें स्टिफ हो गई है, तो उसकी वजह से क्या है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से अगर ये हो रहा है तो रेस्ट्रिक्टिव। और अरिथमोजेनिक में राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया, इसके अंदर क्या होता है, परमानेंटली स्कार टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती है, और स्कार टिश्यूज़ तो डेड सेल्स होती है, डेड टिश्यूज़ होते हैं जो कि किसी तरह का कोई काम नहीं करते हैं, और अगर एक बार जो टिश्यूज़ थे वो स्कार में कन्वर्ट हो गए, मतलब वहाँ की फंक्शनिंग अल्ट्रेशन हो गए होगा। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, नॉर्मल हार्ट कैसा है, ये नॉर्मल हार्ट है और ये डायलेटेड हार्ट है, मतलब जो चैम्बर इतना सा था वो चैम्बर अब डायलेट हो गई, इतना हो गया। अब अगर डायलेशन हो जाएगा किसी चैम्बर का, तो सिंपली वर्ड्स में मैं बात करें अपन तो एट्रियम से ये जो ब्लड आ रहा था वो यहाँ आएगा। अब हार्ट इतना बड़ा चैम्बर है तो ये फिलिंग कम होगी, पहले जो इतने ब्लड में पूरा भर जा रहा था, इतना जब भरेगा तभी प्रेशर बनेगा, अब इतना भरेगा ही नहीं तो इसका प्रेशर भी कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा तो इसके अंदर एरोटा के अंदर ब्लड भी कम जाएगा, मतलब कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो पेरिफेरल टिश्यूज़ तक परफ्यूजन है वो नहीं होगा, परफ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, कन्फ्यूजन, ब्रेन हेमरेज, या कोई भी ऐसा जिस एरिया को सप्लाई नहीं हो रही है वो एरिया की सेल्स इस्चीमिया, नेक्रोसिस एंड देन अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो ये होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। द इन दिस टाइप द कार्डियोमायोपैथी द पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट्स मेन पंपिंग चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अंदर जो भी कार्डियोमायोपैथीज होती है उनके अंदर सबसे जो मोस्ट अफेक्टेड चैम्बर होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा काम करता है, और कोई भी अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन हो रही है तो सबसे ज़्यादा जो काम कर रहा होता है उस पर जल्दी अटैक होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल को का एनलार्जमेंट हो जाता है, जो जिसकी वजह से कांट इफेक्टिवली पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। ऑल्दो दिस टाइप कैन अफेक्ट पीपल्स ऑफ ऑल एजेस, इट अकर्स मोस्ट ऑफन इन मिडिल एज पीपल्स एंड इज मोर लाइकली टू अफेक्ट मेंस। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हार्ट अटैक, इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो ये हो सकता है। इसके बाद बात करें सेकेंड हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रोपिक में जैसे मैंने बताया था ये नॉर्मल चैम्बर है, अब हाइपरट्रोपी हो गई, मतलब ये सेल जो जिनका साइज़ इतना था उनका साइज़ अब बढ़ गया, तो इस चैम्बर का जो वॉल्यूम था वो कम हो गया, चैम्बर का वॉल्यूम कम हो गया तो एट्रियम से जो ब्लड आएगा उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। अगर यहाँ से ब्लड कम आना चालू हो जाएगा तो इसका प्रेशर पीछे की तरफ पल्मोनरी सर्कुलेशन में बढ़ेगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में बढ़ेगा तो यहाँ लंग्स, और लंग्स से फिर इधर की साइड राइट साइड में बढ़ेगा, और
इधर नीचे और ऊपर की सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा में बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्लड बहुत कम फिल हो रहा है, तो एरोटा की में से सप्लाई भी कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से पूरी बॉडी अफेक्ट होगी और यहाँ पे आपको अल्टीमेटली हार्ट फेलियर के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये ऐसी होती है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। फर्स्ट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, सेकेंड इज हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। दिस टाइप इन्वॉल्व्स एबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ योर हार्ट मसल्स, पर्टिकुलरली अफेक्टिंग द मसल्स ऑफ योर हार्ट्स मेन पंपिंग चैम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये भी सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब ये हाइपरट्रोफी कंडीशंस क्यों हो सकती है? जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कार्डियक टेम्पोनेट या कार्डियोमायोपैथी मायोकार्डाइटिस। तो ये सारी कंडीशंस क्या करती हैं? हार्ट के वर्क लोड को बढ़ा देती है, और जैसे ही वर्क फोर्स बढ़ेगा या वर्क लोड बढ़ेगा हार्ट का, तो सेल्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और जब ज़्यादा काम करती हैं सेल्स तो उनके अंदर हाइपरट्रोफी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद बात करें रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रेस्ट्रिक्टिव मतलब जो चैम्बर है उसकी जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगी या हार्ड हो जाएंगी, रिजिड हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो नहीं हो पाएगा। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा तो ना तो फीलिंग प्रॉपर होगी और ना कार्डियक आउटपुट प्रॉपर मेंटेन होगा। इन दिस टाइप द हार्ट मसल्स बिकम रिजिड और लेस इलास्टिक, इलास्टिसिटी कम हो गई है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसका जो कोज है वो अननोन है, अभी तक नहीं पता है क्यों होता है, बट इट कैन कोज्ड बाय अ डिजीज एल्सवेयर इन द बॉडी दैट अफेक्ट्स योर हार्ट। मतलब कहीं और पे कोई डिजीज हुई थी उसकी वजह से ये इसका अफेक्ट हो सकता है। जैसे आयरन अपनी बॉडी में ज़्यादा हो जाए, जिसको हीमोक्रोमेटोसिस बोला जाता है, तो उसकी अगर आयरन यहाँ आके डिपॉजिट होने लग जाएगा तो उसकी वजह से जो स्टिफनेस है वो बढ़ जाएगी। तो डिफरेंस समझना, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी एंड लास्ट एरिथमोजेनिक। इनका जो डिफरेंस है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको डिफरेंस इनके नाम से ही पता चल जाएगा, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो। इसके बाद लास्ट आता है एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया। अब ये तीनों थी वो लेफ्ट वेंट्रिकल को अफेक्ट कर रही थी, कि जो एरिथमोजेनिक है वो राइट वेंट्रिकल को अफेक्ट कर रही है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे जो टिश्यूज़ थे वो वाइटिस मतलब स्कार टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे फैटी रिप्लेसमेंट हो गया। जो लाइव टिश्यूज़ थे जो फॉर काम कर रहे थे वो टिश्यूज़ स्कार टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी थी या जो इलास्टिसिटी थी वो डिस्टर्ब हो गई। उसकी वजह से यहाँ पे आपको हार्ट की फंक्शनिंग में अल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है। तो डायलेटेड में डायलेशन हो गया, हाइपरट्रोफिक में साइज, सेल्स का साइज और नंबर बढ़ गया, जिसकी वजह से इस चैम्बर का साइज छोटा हो गया, इसके अंदर चैम्बर का साइज बड़ा हो गया था। थर्ड थी रेस्ट्रिक्टिव, जिसके अंदर जो इलास्टिसिटी थी वो रिजिड हो गई थी, जिसकी वजह से पंपिंग और फिलिंग और या पंपिंग या डायस्टोल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन और पंपिंग कैपेसिटी थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। और लास्ट वन स्कार टिश्यू या एरिथमोजेनिक थी, उसके अंदर भी सेम ऐसा होगा। ये तीनों अफेक्ट करी थी लेफ्ट वेंट्रिकल को, ये वाली राइट वेंट्रिकल को अफेक्ट करती है। इसके बाद बात करें इसकी कोजेज़ की, तो कोजेज़ में मैंने बताया बहुत सारे प्राइमरी कोजेज़ भी हो सकते हैं और सेकेंडरी कोजेज़ भी हो सकते हैं। तो ऑफन इट इज़ अननोन, जैसे अपन बात करें कि जो एग्जैक्टली है कि अपन कह सकें कि हाँ इसकी वजह से ऐसा होता है, या कार्डियक मसल्स हैं उनमें डायलेशन, हाइपरट्रोफी, एग्जैक्टली अपन नहीं बता सकते, पर कुछ रिस्क फैक्टर्स या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो इनके होने के चांसेस को बढ़ा देती हैं, या उनके साथ साथ कार्डियोमायोपैथी होने के जो प्रूफ्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर कुछ बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे लॉन्ग टर्म हाई ब्लड प्रेशर। अगर लंबे टाइम तक किसी आदमी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, या फिर प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है हार्ट को तो उसकी वजह से हाइपरट्रोफी हो सकती है। और कंटिन्यूसली अगर हाइपरट्रोफी बनी हुई तो इसकी वजह से रेस्ट्रिक्टिव या जो कार्डियक मसल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, स्कार टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो सकती हैं, या उनमें रेस्ट्रिक्टिव या रिजिडनेस या स्टिफनेस भी आ सकती है। इसके बाद बात करें हार्ट टिश्यूज़ डैमेज फ्रॉम ए हार्ट अटैक। जब हार्ट अटैक होता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है, ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होती है, तो वहाँ के हार्ट टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। क्रोनिक रैपिड हार्ट रेट, रैपिड हार्ट रेट मतलब हार्ट की रेट बहुत ज़्यादा, हार्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो अगर बहुत ज़्यादा काम करेगा तो उस कंडीशन में आपको हाइपरट्रोफी देखने को मिल सकती है। हार्ट वाल्व प्रॉब्लम्स, जैसे मान लो कोई हार्ट का वाल्व है जो स्टेनोसिस हो गया, जैसे मिट्रल स्टेनोसिस हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पंपिंग कैपेसिटी है जो फिलिंग है वो डिस्टर्ब होगी। अगर स्टेनोसिस मतलब स्टिप हो गए हैं, वाल्व्स प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहे हैं,
अगर प्रॉपरली ओपन नहीं होंगे तो एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड नहीं आएगा, ब्लड नहीं आएगा, कम आएगा ब्लड, तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि कार्डियक आउटपुट मेंटेन करना है। जैसे पहले 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है, तो 5 लीटर के अप्रोक्स ब्लड पंप करता है। लेकिन अब क्या है, ब्लड आ कम रहा है तो उसको ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, मतलब हार्ट रेट बढ़ जाएगी, और हार्ट रेट बढ़ेगी तो उसकी वजह से वहाँ पे हाइपरट्रोफी हो सकती है। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जैसे ओबेसिटी, थायराइड डिजीज़ और डायबिटीज़ है, इन कंडीशंस के अंदर क्या होता है, ब्लड की कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, तो या जैसे अपन विस्कोसिटी की बात करते हैं, या फिर जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है, तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है तो सप्लाई या डिमांड ज़्यादा हो जाती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जैसे बहुत सारे विटामिन्स, थायमीन्स, मिनरल्स की कमी होने की वजह से भी कई बार आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेल्स की ग्रोथ के लिए, सेल्स के को मेंटेन रखने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आवश्यक होते हैं। इसके बाद बात करें प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है ब्लड का, साथ में जो जो यूट्रस होता है उसकी वजह से बहुत सारी जो वेन्स होती हैं वो सप्रेस हो जाती है, उन पे प्रेशर पड़ने लग जाता है, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन, जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की अपन बात करते हैं, तो बहुत सारी प्रेगनेंसी की वजह से भी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल और मैनी ईयर्स, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीना हार्ट के लिए, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीना हार्ट, लीवर और पूरी बॉडी के लिए ही बहुत हार्मफुल थिंग है। तो अल्कोहल क्या करता है, जो वेसल्स होती हैं उनको अफेक्ट करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, या फिर जो ब्लड की कंसिस्टेंसी है उसको चेंज कर देता है, बहुत सारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, वेसल्स डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं, उनमें स्टेसिस होने लग जाता है, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। यूज ऑफ कोकेन, एम्फिटामाइंस एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ये भी ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करते हैं। यूज ऑफ सम कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से ऐसा होता है। कई सारे इन्फेक्शंस होते हैं जो इन्फ्लामेशन कर देते हैं हार्ट को, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस जैसे अपन ने पढ़ा था, आयरन बिल्डअप, हीमोक्रोमेटोसिस जैसे अपन ने पढ़ा है। रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के लिए एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है, और ए कंडीशन दैट कोज इन्फ्लामेशन एंड कैन कोज लम्स ऑफ सेल्स टू ग्रो इन द हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स, मतलब कोई ऐसी कंडीशन, ऑटो इम्यून कंडीशन या कोई सार्कोइडोसिस जैसे मैंने पहले बताया था कि बॉडी के ब्लड वेसल्स होता है उनका इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। ब्लड वेसल्स जो नॉर्मल मिडिल साइज और स्मॉल साइज जो वेन्स या आर्टरीज या वेसल्स होती हैं उनको अफेक्ट करता है, तो उनकी अगर अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, लम्स बनने चालू हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड के फ्लो को डिस्टर्ब करेंगे, और ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब होगा तो हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखिए, एक डिसऑर्डर्स दैट कॉज द बिल्डअप ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन्स, बहुत सारे एबनॉर्मल प्रोटीन्स जो नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं उनको रिप्लेस करके और टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्कार टिश्यूज़ फॉर्मेशन ऐसे होना, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो सकता है, और उसकी वजह से रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी या अरिथमोजेनिक कार्डियोमायोपैथी देखने को मिल सकते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स जैसे ऑटोइम्यून कंडीशंस थी, जैसे SLE है, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटिस था, वो भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर था, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो ये भी बहुत सारी ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं जो कि हार्ट की मसल्स को, सेल्स को अफेक्ट करती हैं। तो ये बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो एग्जैक्टली अपन नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये कंडीशंस देखने को मिल सकती है, या एग्जैक्ट किसी कोच के बारे में एग्जैक्ट पर जो फिनोमिना है वो यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि उसकी वजह से हार्ट की सेल्स या मायोकार्डियल सेल्स या मायोकार्डियल जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं। इसके बाद बात करें पैथोफिजियोलॉजी, तो पैथोफिजियोलॉजी सिंपल, अगर डायलेशन होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के फंक्शन में इम्पेयरेशन आएगा, रेस्ट्रिक्शन होगा तो भी, हाइपरट्रोफी होगी तो भी, इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड स्टेसिस इन हार्ट चैम्बर्स, मतलब ब्लड का स्टेसिस होने लग जाएगा हार्ट के चैम्बर्स के अंदर, वहाँ पे ब्लड रुकना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड स्टेसिस होना चालू हो जाएगा, ब्लड रुकना चालू हो जाएगा, मतलब जो हार्ट है उसके अंदर ब्लड भरना चालू हो जाएगा, या तो या फिर इधर स्पेस कम है तो यहाँ भरना चालू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, इधर से इधर, इधर से इधर, और अल्टीमेटली पूरी बॉडी के पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है, और अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर। पैथोफिजियोलॉजी सिंपल है कि किसी भी तरह की कार्डियोमायोपैथी हो उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन इम्पेयर होगा, इसमें एरिथमोजेनिक
मैंने इंक्लूड नहीं की क्योंकि इसकी वजह से राइट वेंट्रिकल, लेकिन तो वो भी होगी तो भी ब्लड स्टेसिस होगा चैम्बर्स के अंदर, और अल्टीमेटली इसके बीच में स्टेसिस और हार्ट फेलियर के बीच में बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मैं पहले बहुत सारी डिजीजेज जो अपन ने पढ़ी है उन सब में अपन ने देखा है कि कैसे जब स्टेसिस होने लग जाता है, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड डायलेशन हो गया तो ब्लड वहाँ भरना चालू हो जाएगा, तो उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होगा, फोर्स बट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज़्यादा लगेगा, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो, और उसकी पावर है नहीं इतनी तो वो फेल हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके बाद बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स ब्रीथलेसनेस विथ एक्सर्शन और इवन रेस्ट। ब्रीथलेसनेस हो सकता है क्योंकि वहाँ पे कार्डियक एब्नॉर्मलिटी हो रही है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ऑक्सीजन या और ब्लड की डिमांड बढ़ेगी, तो यहाँ पे आपको ब्रीथलेसनेस और एक्सर्शन, क्योंकि जब एक्सर्शन करते हैं या थोड़ी सा काम करते हैं तो आपको ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, पहले ही कम है और आपने थोड़ा सा एक्सर्शन कर लिया, फिजिकल वर्क कर लिया, और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर ज़्यादा सीरियस है कंडीशन तो रेस्ट पे भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। स्वेलिंग ऑफ द लेग्स, एंकल्स एंड फीट्स, जैसे मैंने बताया कि जैसे मान लो यहाँ पे हाइपरट्रोफी हुई, इसमें स्पेस कम होगा तो पहले 50 ml ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा था, अब 25 ml आएगा, बाकी 25 ml यहीं स्टोर होगा। अब यहाँ कितनी देर तक स्टोर हो सकता है, तो ये यहाँ से जाएगा इधर की साइड, यहाँ पे क्या है लंग्स तक जाएगा, अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो ये फिर अल्टीमेटली इधर की साइड आएगा तो यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ेगा। अब यहाँ तो क्या है, शिफ्टिंग होती जा रही है प्रेशर की, कि इधर ज़्यादा भरा तो उसके पीछे चला गया, उधर भरा तो उसके पीछे चला गया, लेकिन जो लेग्स, फीट्स और एंकल्स हैं वहाँ पे एक तो ग्रेविटी ज़्यादा है, और साथ में वहाँ पे तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि उसके आगे अब वापस आर्टरी में तो जा नहीं सकता, क्योंकि आर्टरी में तो पहले प्रेशर से आता है ब्लड, अब आर्टरी से जो प्रेशर से ब्लड आ रहा है उसको अगेंस्ट करके तो ये जा नहीं सकता, वेन में होता है प्रेशर कम, तो वेन के अंदर ब्लड का स्टेसिस या ब्लड का स्टोरेज जल्दी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम होता है, तो जो पीछे की तरफ फ्लूइड भरता जा रहा है वो आगे इधर से इधर आया, इधर से होते हुए लंग्स से राइट साइड से फिर सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। अब इन्फीरियर वेना केवा में ग्रेविटी भी साथ में लग जाती है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा वहाँ पे स्टोरेज होने लग जाता है ब्लड का या ब्लड वॉल्यूम का, तो इसकी वजह से लेग्स, एंकल्स और फीट्स में आपको स्वेलिंग इजीली देखने को मिल सकती है। फ्लूड एसाइटिस, जैसे कि ब्लोटिंग ऑफ द एब्डोमेन ड्यू टू फ्लूड बिल्डअप, अब यहाँ पे हो गया, इसके बाद एब्डोमेन का नंबर आएगा क्योंकि वहाँ पे स्पेस खाली है, तो धीरे धीरे प्रेशर ज़्यादा होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन होगी तो फ्लूइड बाहर निकलना चालू हो जाएगा, इडीमा होना चालू हो जाएगा, और इडीमा होगी धीरे धीरे, अगर पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड भर रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एसाइटिस, और वो अल्टीमेटली ब्लोटिंग ऑफ द एब्डोमेन कोज कर सकता है। कफ वाइल लेइंग डाउन, जब लेइंग डाउन होगा तो आपको कफिंग, क्योंकि हाइपरटेंशन है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से ऐसा हो सकता है। फटीग, हार्ट बीट दैट फील्स रैपिड पाउंडिंग एंड फ्लटरिंग, रैपिड पाउंडिंग मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा और कभी कभी बहुत कम, फ्लटरिंग मतलब ऐसे लगता है कि चल भी रही है नहीं चल रही, बिल्कुल फ्लैट जैसी हो जाती है कि आपको है नहीं है के अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है, और पाउंडिंग मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा और कभी कभी बहुत फील ही नहीं होती है, और रैपिड हार्ट बीट, ये तीनों में से किसी भी तरह की हार्ट बीट आपको देखने को मिल सकती है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट एंड प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन होना चालू हो जाएगा और पल्मोनरी हाइपरटेंशन चालू हो जाएगी, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस एंड फैटिंग, क्योंकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम पहुंचने लग जाएगी और ब्लड सप्लाई कम होगी, तो उसकी वजह से ऐसा देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो मैंने बताया हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, क्योंकि ब्लड का स्टेसिस होना चालू हो जाता है, ब्लड रुकना चालू हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो नॉर्मल रहता है, ब्लड प्रॉपरली फ्लो करता रहता है, भागता रहता है अपनी वेन्स के अंदर, रन करता रहता है, तो क्लॉट होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन जब ब्लड का स्टेसिस होना चालू हो जाता है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन के ब्लड की फ्लोइंग स्पीड कम हो जाती है और ब्लड क्लॉट्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वाल्वुलर प्रॉब्लम्स, क्योंकि वाल्व्स पे प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, तो या तो रिगर्जिटेशन या स्टेनोसिस या वाल्व फेलियर जैसे कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट एंड सडन डेथ, ये सब कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट 3 होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अपना जो गोल होगा, द मेन गोल ऑफ ट्रीटिंग कार्डियोमायोपैथी, तो क्या क्या अपना गोल होगा फॉर द
पर्पज ऑफ इंटरवेंशंस, मैनेज एनी कंडीशन दैट कॉज और कंट्रीब्यूट टू द मायोपैथी। कोई भी ऐसी कंडीशन जो कार्डियोमायोपैथी आने के चांसेस को बढ़ा देती है तो उस कोच को अपने को अंडरलाइंग कोच को ट्रीट करना है। कंट्रोल सिम्टम्स सो दैट द पर्सन कैन लिव नॉर्मली, स्टॉप द डिजीज़ फ्रॉम गेटिंग वर्स एंड रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस, ये अपना गोल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में फ्लूड ओवरलोड हो रहा है तो सबसे पहले अपन जो एक्सेस फ्लूड है उसको बाहर निकालने के लिए डायूरेटिक्स यूज करेंगे। सेकंड थिंग, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है, कार्डिक आउटपुट कम होता है तो जो बैरो रिसेप्टार्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जो रेनिन सीक्रेट करते हैं किडनी से। अगर रेनिन सीक्रेट होगा तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और वो रास वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और सोडियम और वाटर का रिटेंशन ज़्यादा होने लग जाएगा। तो उसको रोकने के लिए एस इनहिबिटर्स देंगे, बीटा ब्लॉकर्स जो कि हार्ट की रेट को रिड्यूस कर देंगे और स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देंगे, कम कर देंगे हार्ट रेट को, रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और उसको बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से बीपी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये रैपिड हार्ट रेट को कम कर देते हैं और इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा और हार्ट का वर्कलोड भी कम हो जाएगा। इसके बाद बात करें डिजॉक्शन, जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको कम करने के लिए डिजॉक्शन दी जाती है। एंटीकोएगुलेंट्स फॉर टू प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट्स, एंटी एरिथमिक ड्रग्स, जो कि एरिथमिया हो सकता है क्योंकि वहाँ पे कार्डिक डिसेबिलिटी हो रही है तो एरिथमिया या रिदम चेंज हो सकता है, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया जैसी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स भी अपने को देनी है और अगर कोई इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक्स और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसके बाद बात करते हैं सर्जरी। सर्जरी में सबसे पहला प्रोसीजर है सेप्टल मायोक्टमी, आल्सो कॉल्ड सेप्टल मायोमेक्टमी, इज ए ओपन हार्ट सर्जरी फॉर हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्शन। जब हाइपरट्रोपी हो जाती है तो अपन क्या करते हैं, हार्ट को ओपन करके, और जो हाइपरट्रोपिक और ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब हाइपरट्रोपी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो था उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने लग गया है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, काट के और उस जो थिकेंड सेप्टम है जो बढ़ गया है, जो एरिया हाइपरट्रोफिक हो गया, उसको काट के रिमूव करके बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद सेकंड आता है इम्प्लांटेड डिवाइसेस, सर्जिकली इम्प्लांटेड डिवाइसेस। उसके अंदर सबसे पहला है लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, जिसके बारे में अपन हार्ट फेलियर में भी बात करी थी, और जो कार्डियो मायोकार्डाइटिस था उसमें भी बताया था, कार्डियक टेम्पोनेट में भी बताया था कि एक डिवाइस होता है जिसको, जैसे कि ये हार्ट है, हार्ट के वेंट्रिकल से ब्लड लेता है, वो पंप करता है डायरेक्ट कहाँ, एरोटा में। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, इसके अंदर जब लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा होता है तो इसके ब्लड को डायरेक्ट रिसीव किया जाता है एक मशीन में, वो मशीन पंप करती है और फिर इसको अपन कार्डियक भेज देते हैं एरोटा में। इसके अलावा नेक्स्ट है इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, जो कि हार्ट की रिदम को, आईसीडी इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, जब भी हार्ट का रिदम चेंज होगा या हार्ट की रेट रिदम में कोई चेंजेज आएगा तो ये इलेक्ट्रिक करंट डिलीवर करता है और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो अरिथमियाज होने के चांसेज हैं उनको ट्रीट ये ऑटोमेटिकली एसेस करता है कि जब रिदम चेंज होता है तो ये ऑटोमेटिकली करंट डिलीवर करता है और उस करंट की वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल रिदम बना रहता है। तो ये इम्प्लांटेबल डिवाइसेज है। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस, आपको क्या क्विट स्मोकिंग, लूज एक्सेस वेट, ईट ए लो साल्ट डाइट, गेटिंग मॉडरेट एक्सरसाइज, अवॉइड द यूज ऑफ एल्कोहल एंड इलीगल ड्रग्स, गेटिंग इनफ स्लीप एंड रेस्ट, रिड्यूस स्ट्रेस एंड अंडरलाइंग कंडीशंस जिनकी वजह से कि होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। लाइफस्टाइल चेंजेस एंड लास्ट वन इज़ द हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। अगर बिल्कुल ही ख़राब हो गया, हार्ट काम नहीं कर रहा है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अपने को हार्ट को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, मतलब इसको हटा के नया हार्ट लगाना पड़ता है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, हार्ट की जो वेना केवाज है या वेन्स है और आर्टरीज हैं उनको तो अटैच रहने देते हैं, और बाकी जो हार्ट होता है, जैसा कि आपको इसमें दिख रहे हैं मार्जिन्स कहाँ कहाँ से कट किया हुआ है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और पल्मोनरी जो आर्टरीज है और साथ में एरोटा यहाँ से कट करके और दूसरा हार्ट लेके और उसको इनके साथ वापस एनास्टोमोसिस या वापस स्टिच करके लगा दिया जाता है। तो तब तक ये जो हार्ट है वो किस पे काम करता है, इक्मो पे काम करता है, जो कि इक्मो और जो हार्ट ट्रांसप्लांट मशीन होती है, हार्ट
को पंप करने का एक अलग से मशीन होती है, उस पर हार्ट को रखा जाता है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए क्या क्या आपको फीचर्स फॉलो करने हैं, कि डोनर हार्ट के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, कि डोनर रिक्वायरमेंट, ब्रेन डेथ, कंसेंट फॉर्म साइन, यंगर देन 65 ईयर ओल्ड, डिजीज़ और ट्रोमेटिक नहीं होना चाहिए, हेपेटाइटिस और HIV नहीं होना चाहिए, और ट्रांसप्लांट विदिन 4 आवर्स होना चाहिए। इसके अलावा जो बाईपास मशीन इज हुक्ड अप विद द आर्टरी, जो मैंने भी बताया कि एक दूसरी मशीन यूज की जाती है तब तक कि जब हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता। इसके अलावा प्रिवेंटिंग रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जब हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है तो क्या क्या रिजेक्शन को, ऑब्वियस सी बात है किसी दूसरे का हार्ट लेके लगाते हैं तो इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन बॉडी समझ लेता है और उस पर अटैक चालू कर देता है और रिजेक्ट कर देता है। तो उसको बचाने के लिए अपन इम्यूनो सप्रेशंस देते हैं जो इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन है, टेक्रोलिमस है, MMF या माइकोफिनोलेट, मोफ्टिल एंड स्टेरॉइड्स जो जैसे प्रेडनिसोन देते हैं, जो कि इम्यून सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से रिजेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर रिजेक्शन हुआ भी है तो अपने को पेशेंट को भी एडवाइस देनी है और बताना है कि ये साइंस आते हैं तो आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर को बताना है। तो रिजेक्शन के क्या क्या साइंस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर, फटीग, वेट गेन, रिड्यूस अमाउंट ऑफ यूरिन, एंड लास्ट वन इज प्रिवेंट इन्फेक्शन, अपने को इन्फेक्शन भी प्रिवेंट करना। तो गाइज थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ये था कार्डियो मायोपैथी, जो 4 तरह की होती है, डायलेटेड, हाइपरट्रोफिक, रेस्ट्रिक्टिव एंड अरिथमोजेनिक। चारों के टाइप्स के बारे में मैंने पूरे डिटेल में बताया, फ़ोटोज़ से और भी क्लियर हो गया है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।